ओके सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड मॉर्निंग ही चल रहा है अभी तो। ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। बोलो भाई गुड मॉर्निंग बोल। अनमोल घूमो इधर यार। ये आज इतने बच्चे छुट्टी की पे गए, आज तो टेस्ट नहीं है। तो अच्छा, जिस दिन टेस्ट रहता है उस दिन भी छुट्टी पर, जिस दिन टेस्ट नहीं है उस दिन भी छुट्टी पे। और दोनों के रीजन अलग अलग, कि एक दिन टेस्ट का पढ़ रहे थे और दूसरे दिन भी टेस्ट देने नहीं आए। ये भी ठीक है। ऐसा मत करा करो भाई। तुम कितना छोड़ रहे हो तुम्हें अभी पता नहीं, पता चलेगा जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगी। तुम्हें पता चलेगा कि छुट्टी नहीं माननी थी। ठीक है। चैप्टर नंबर 11 सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया एंड इश्यूज रिलेटिंग देयर टू हम लोगों का कंप्लीट हो गया क्लास में। उसके क्वेश्चंस हमने किए नहीं थे, तो ढूंढते हैं आज कि अभी तक इंस्टीट्यूट ने चैप्टर 11 से क्वेश्चन कैसे किस तरह से पूछे और क्या क्या जवाब उसके होने चाहिए। तो सबसे पहले लेटेस्ट अटेम्प्ट देखते हैं, दिसंबर 25। मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन उस एग्जाम में आया हुआ है। लेट्स सी। ये एसबीआई दिसंबर 25 का पेपर, और जरा इसमें साथ में ढूंढो कि क्या कोई क्वेश्चन नंबर, मतलब क्या कोई क्वेश्चन चैप्टर 11 का है क्या। ये रहा। व्हाट स्टेप शुड बी केप्ट इन व्यू वाइल सेटिंग अप ऑफ बिजनेस थ्रू सब्सिडरी कंपनी इन सिंगापुर। सिंगापुर में कंपनी सेटअप करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। नेम रिजर्वेशन की एप्लीकेशन फाइल करो, फिर नेम रिजर्व होगा, फिर पार्ट बी फाइल करो। आसान क्वेश्चन, इजी। ये मैंने इधर से कॉपी किया। क्वेश्चन नंबर 1D। अब मैं तुमको वो जो आंसर राइटिंग की पीडीएफ है जैसे मैंने भेजी थी, चैप्टर वाइज भेजूंगा ताकि तुमको निकालने में भी आसान रहे। जब तुम पढ़ो तो चैप्टर वाइज पढ़ सको। पहले मैंने पूरी पूरी भेज दी थी एक साथ। हाँ यार, ऑनलाइन वालू। अक्षता, माही, मोनिका, मानस, क्या बात है यार, आज तो चार चार लोग आ गए। ये क्वेश्चन कौन सा है? ये है दिसंबर 2025, क्वेश्चन नंबर 1 का डी। ठीक है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, हर बार बोलता हूं, वापस से बोल रहा हूं। यहां हमारा इंटेंशन इस सेशन के अंदर ये नहीं कि टीप टीप के आंसर लिखें। जो जो मैं लिख रहा हूं वो आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या है और उसके हिसाब से क्या इसका आंसर होना चाहिए। कितना लिखना रिलेवेंट है और कितना लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है। तो उस बात का ध्यान रखेंगे, मैं ऐसा मान रहा हूं। चलो, अब हम बात कर रहे हैं सिंगापुर के अंदर बिजनेस सेटअप करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो फॉर सेटिंग अप, फॉर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इन सिंगापुर, क्या दिक्कत आ गई अव्या? फॉर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इन सिंगापुर फॉलोइंग स्टेप शैल बी टेकन। पहला, रजिस्टर अ कंपनी। सबमिट एप्लीकेशन फॉर, सबमिट एप्लीकेशन फॉर नेम रिजर्वेशन, सबमिट एप्लीकेशन फॉर नेम रिजर्वेशन टू अकाउंटिंग
Submit name reservation to Accounting and Corporate Regulatory Authority ACRA via form BIS file plus. Pay Singapore dollar 15. As fees for via form BIS file plus. Pay SGD 15 as a fees for name reservation. Once the name is approved, it is reserved for 120 120 days. Submit the necessary documents and pay Singapore dollar 300. Once all the documents are submitted, registration is processed in 15 minutes. मात्र 15 मिनट लगते हैं कंपनी बनाने में. Registration is processed in 15 minutes. It is important to note that there are 7 different type of companies. That can be incorporated based on requirement different, like exempt, private, public, limited, unlimited, etc. Businesses in like exempt. अरे लो, ऐसे कैसे exempt हो गए तुम लोग? हाँ, प्राइवेट भी नहीं पढ़ पा रहे तुम लोग, पब्लिक भी नहीं पढ़ पा रहे. पब्लिक के बाद लिमिटेड और अनलिमिटेड. अरे यार, तुम लोगों ने कभी पब्लिक वर्ड लिखा ही नहीं. अब ठीक है. बिजनेसेस इन सिंगापुर require
Businesses in Singapore require insurance of employee before starting operations. Register for GST if turnover exceeds 1 million Singapore dollar. बोलो ठीक है क्या? भारी बात करी क्या इसके अंदर अपन ने कुछ? नहीं, यही तो करा था अपन ने पहले भी। ठीक है, चल दूसरा क्वेश्चन ढूंढते हैं। मेरे हिसाब से इस एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन आया था, फिर भी एक बार मन की तसल्ली के लिए देखते हैं कि क्या कोई दूसरा क्वेश्चन है। ये भी अपना हो गया यार, ये वाला मतलब चैप्टर नंबर 11। चलो, ये 10 का था, ये 2 का था, ये 9 का था, 2 का, 3 का, 7 लेबर लॉ, 6, 13, 8, 3, 13, 8, 7, 5, 8, 7, 3, 1, 7, 9। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आया था दिसंबर 25 में। मैंने बोला था कि इसका वेटेज कितना है, 0 से 3, तो इस बार कितना था, 3। दिसंबर 25 के बाद चलते हैं अपन कौन से पे अब, जून 25। ये रहा SBILL जून 25 का पेपर। ढूंढते हैं इसके अंदर क्या कोई क्वेश्चन को जगह मिल पाई। अरे मुझे तो पता है पर फिर भी लिखना तो पड़ेगा। व्हाट एग्जामिशंस आर ग्रांटेड टू नोबल वर्क फाउंडेशन, ठीक है ये नहीं है। परमिसेबल सोर्सेज थ्रू विच इट कैन रेज, ये आउट ऑफ कोर्स, ये नहीं। स्टेब्लिश ए ब्रांच ऑफिस नहीं, और ये भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 13, 10, 8 और ये 7। ये क्वेश्चन अपन ने कल ही किया है, आपको पता है, क्लास में। अभी पढ़ाया नहीं मैंने मतलब, पर कंटेंट अपन ने ये वाला कवर कर लिया है, HFC का नेट ओन फंड वाला। करेंगे इसको जब चैप्टर 8 खत्म होगा तब करेंगे। ये दिवाकर और रैना वाले में कोई समस्या नहीं, इसके अंदर कोई समस्या नहीं। OPC 1% कंपनी वाला भी अभी इसका पार्ट नहीं है। फिर मूनलाइट, ये रहा, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्टअप, निधि लिमिटेड, SPV, SC ST और पैन, कुछ भी नहीं। मेरे हिसाब से अब आप लोगों को पेपर समझ में आने लग गया होगा। काफी सारे क्वेश्चन अपन इसमें से कर चुके, काफी सारे क्या, चैप्टर 8 छोड़ के पूरा ही कर चुके, तो पेपर आप लोगों को अब समझ पड़ता होगा। SBO रेगुलेटरी, ठीक है ये नहीं। लो भाई, कुछ भी नहीं पूछा जून 25 में। कहां चलते हैं अब और पीछे, दिसंबर 24। ये क्या दिसंबर 24 में कुछ पूछा है, क्या लगता है आया होगा या नहीं? क्या लगता है आया होगा यार, एक क्वेश्चन तो होगा। ओ माय गॉड, ये रहा क्वेश्चन, और क्या क्वेश्चन आया है यार, मजा आएगा। ये ले, और इस बार मैं क्वेश्चन पढ़ाने के लिए आपको लेकर के चलता हूं केस स्टडी के ऊपर। आपके लिए केस स्टडी भी कॉपी करूंगा, चिंता मत करो। आपको समस्या नहीं आनी चाहिए बाद में। चैप्टर नंबर कहां गया वो, ये रहा। अरे इसमें कोई सिंगापुर विंगापुर से फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। ये भी कॉपी कर लिया मैंने बस पूरा, ताकि कोई कमी ना पड़े।
चलिए ठीक है, पढ़ो भाई, क्वेश्चन तो पढ़ो जरा। ठीक है, क्वेश्चन देखो जरा, पढ़ने में आ रहा है क्या? क्लियर है पीछे से? पढ़ने में आ रहा है, रीडेबल है? ठीक है। वाई गोज ऑन अ बिजनेस, अरे गलत पेस्ट कर दिया क्या? गलती से वही वाला पेस्ट हो गया, यही कैसे पेस्ट हो गया यार? कॉपी तो मैंने दूसरा किया था, ये किया था कॉपी, कोई बात नहीं, अब हो जाएगा सही। ये रहा, ये रहा, ठीक है। पढ़ो भाई, XYZ अप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है विच इज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ किचन अप्लायंसेस एट सदर बाजार दिल्ली। जिसका काम क्या है? किचन अप्लायंसेस बनाने का काम है। और कहां पर काम करते हैं ये लोग? दिल्ली में काम करते हैं। इसके अंदर कितने डायरेक्टर्स हैं? एक्स, वाई और जेड, इसके 3 डायरेक्टर्स हैं, हु ऑल्सो होल्ड द शेयर्स ऑफ द कंपनी इन द रेशियो ऑफ 35-35-30। ठीक है, 35 शेयर एक के पास, 35 एक के पास और बचे हुए 30 तीसरे के पास। द बिजनेसेस ऑफ द कंपनी इज फ्लरिशिंग, मतलब बिजनेस बहुत धुआंधार अच्छे तरीके से चल रहा है। एंड द कंपनी हैज ओपन इट्स ब्रांचेस इन द सिटी ऑफ नोएडा, गुड़गांव एंड फरीदाबाद। अलग अलग जगह पर इन्होंने ब्रांचेस अपना खोल रखा है, अच्छी बात। 3 डायरेक्टर थे XYZ, उसमें से एक डायरेक्टर जिसका नाम क्या है? वाई। वाई कहां चला गया है? बिजनेस ट्रिप पे। और बिजनेस ट्रिप पर कहां गया है वो? सिंगापुर में। और वहां पर वो जाकर के मिला अपने दोस्त से जिसका नाम क्या है? जॉन, हु इज अ डायरेक्टर इन अ कंपनी बेस्ड एट सिंगापुर। जो उसका दोस्त है जॉन, वो सिंगापुर में कंपनी का डायरेक्टर है और कंपनी का नाम क्या है? JSS रियलटेक लिमिटेड। ये जो JSS रियलटेक लिमिटेड नाम की कंपनी है वो इंगेज है किस चीज में? इन द डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप, कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रीमाइस, रोड और ब्रिजेस ऑन द सेलिंग और लीजिंग। जॉन ने वाई को एडवाइस दी, मतलब जो सिंगापुर में कंपनी का डायरेक्टर है उसने वाई को एडवाइस दी और क्या बोला कि तुम्हारी जो कंपनी है जिसका नाम क्या है? XYZ अप्लायंसेस लिमिटेड, उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हमारी कंपनी के अंदर जिसका नाम क्या है? JSS रियलटेक, ताकि आप ज्यादा पैसा कमा पाओ। ऐसा उसने वहां से सीखा पढ़ा के इसको भेजा। तो ऑन रिटर्न वाई इन्फॉर्म एक्स एंड जेड, यहां आने के बाद वाई ने ये बातें किसको बताई? अपने दोनों बचे हुए डायरेक्टर को बताई, एक्स और जेड को, कि हमारी कंपनी को पैसा लगाना चाहिए कहां पर? JSS के अंदर, जो किसके अंदर इंगेज है? रियल स्टेट एक्टिविटी के अंदर सिंगापुर में काम करती है। हावेवर वाई ने इन दोनों को बताया, तो इसमें से जेड जो है उसने एग्जीक्यूटिव पास कर रखा था, तो जेड ने क्या बोला? हावेवर जेड इज ऑफ द व्यू दैट द ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन अ फॉरेन एंटिटी इंगेज्ड इन द रियल एस्टेट एक्टिविटी इज प्रोहिबिटेड। उसने बोला भाई कि रियल एस्टेट एक्टिविटी में तो इन्वेस्टमेंट करना अलाउड नहीं है। इज द व्यू ऑफ जेड रिगार्डिंग ODI करेक्ट? जो बात जेड बोल रहा है क्या वो बात बराबर है? बताइए, बराबर बात है या नहीं? आप इसका जवाब हाँ लिखें या ना लिखें, दोनों में ही इसको सिर्फ हाँ या ना लिखने से मार्क्स मिलने ही नहीं है। आप कुछ भी लिख दो, हाँ लिख दो तो भी जस्टिफाई करना पड़ेगा और ना लिखोगे तो भी जस्टिफाई, क्योंकि दोनों सही है। जेड भी सही है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना अलाउड नहीं, और वाई भी सही है कि JSS में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है क्योंकि वो रियल एस्टेट है ही नहीं। अरे जो कंपनी है वो तो डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप कर रही है ना, उसे तो रियल एस्टेट मानते ही नहीं है, तो उसमें तो इन्वेस्टमेंट करना अलाउड होता है। तो जेड की बात तो सही है, पर वाई इन्वेस्टमेंट, वाई की जो कंपनीज हैं वो फिर भी इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, क्यों? क्योंकि वो रियल एस्टेट एक्टिविटी है ही नहीं। आई क्या बात समझ में? हाँ या ना? ये गाना अपन ने बहुत दिन तक गाया है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज अलाउड है, कौन कौन सी एक्टिविटीज अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड इन्वेस्टमेंट का। हाँ या ना? बराबर, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? पक्का लिखो, कौन सा क्वेश्चन था ये था जून 25 में पूछे, दिसंबर 24। ये है दिसंबर 2024, क्वेश्चन नंबर 1 का ई। बताओ अगर इसका आंसर मैं तुमको लिखने का बोलूं तो तुम क्या लिखोगे? सबसे पहले कैसे लिखोगे इसको, क्या करोगे? ODI का एक्सप्लेनेशन, मतलब ODI मतलब ओवरड्राफ्ट इन्वेस्ट, मतलब फुल फॉर्म लिखोगे ऐसा बोल रहे हो? डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है, ODI एक्सप्लेन करोगे, और फिर रियल स्टेट में क्या प्रोहिबिटेड है वो लिखोगे, फिर रियल स्टेट का यहां पर क्या मीनिंग दिया हुआ है वो लिखोगे, और कुछ, फिर उनके ओपिनियन को कंक्लूड करेंगे।
ऐसा नहीं लिखना है, मैं बताता हूं। देखो, इसके अंदर सबसे पहले लिखना है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना अलाउड नहीं है, एंड वन ऑफ द सच सेक्टर इज रियल एस्टेट। ओडीआई क्या होता है वो एक्सप्लेन करने की यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं। ओडीआई जो भी होता है वो किया जा सकता है, पर 4 सेक्टर में नहीं किया जा सकता। अपने को चारों के नाम भी नहीं लिखना है, अपने को सिर्फ एक सेक्टर लिखना है, क्या कि रियल एस्टेट में ओडीआई करना अलाउड नहीं। पर फिर रियल एस्टेट का मीनिंग एक्सप्लेन करना है। हाउएवर द एक्सप्रेशन रियल एक्टिविटी शेल मीन दिस एंड शेल नॉट इंक्लूड दिस। फिर बाद में लिखेंगे कहानी कि वाई गया वहां पर ऐसा 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 हुआ, और आखिर में लिख देंगे कि जो बात जेड बोल रहा है वो बराबर है, पर जहां पर इन्वेस्टमेंट एक्सवाइजेड करना चाहती है वो रियल एस्टेट के अंदर कंसीडर होगी नहीं, और वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ या ना, बराबर? तो बिल्कुल लगभग तुमने बराबर ही बोला है कि क्या लिखना है, बस ओडीआई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, और वो तुम वैसे भी नहीं कर पाते, क्योंकि ओडीआई क्या होता है ये अपन ने लिखा ही नहीं है कहीं। ओडीआई कैसे लिखोगे तुम लोग, कॉपी में ही नहीं ओडीआई, वहां तो ओआई था, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिखा था अपन ने, ओडीआई की डेफिनेशन अपन ने लिखी ही नहीं। मन से बना देते तुम लोग कि किसी, हाँ अरे बना सकते हो कि किसी एंटिटी के इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट 10% या उससे ज्यादा हो तो उसे ओडीआई बोलते हैं, पर इतना अपने को दिमाग वहां पर चलाना नहीं। चलो लिखते हैं इसका आंसर यार। क्वेश्चन नंबर मैं बता चुका हूं, फिर भी बता देता हूं। दिसंबर 24, क्वेश्चन नंबर 1E। चलो, अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब कौन? PRI, अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कैन नॉट मेक ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओडीआई। वैसे यहां पर क्या लिखना चाहिए था इनको, ओआई, ओडीआई नहीं लिखना चाहिए था। पता है क्यों? क्योंकि 2022 के बाद तो ओडीआई जैसी चीजें ने रखी नहीं ना, अब तो क्या बोलते हैं लोग, ओआई बोलते हैं, पर इन्होंने ओडीआई यूज किया तो अपन भी यूज कर रहे हैं। अदरवाइज करेक्ट क्या होता, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर फाइनेंशियल कमिटमेंट और ओपीआई दोनों आते हैं, बराबर? पर इन्होंने ओडीआई लिखा है तो अपन भी ओडीआई लिखते हैं। अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कैन नॉट मेक ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू इनटू पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया in prescribed in prescribed sectors. One of such prohibited one of such prohibited prescribed sector is रियल स्टेट एक्टिविटी। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, पहले भी बोल चुका हूं काफी बार कि आंसर राइटिंग एक आर्ट है जो सबका अलग अलग होता है। मैं मेरे हिसाब से आंसर लिख रहा हूं, हो सकता है जब आप आपके हिसाब से लिखें तो थोड़ा सा अलग लिखें, तो वर्ड्स चेंज हो सकते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन का तरीका सेम हो सकता है, कंटेंट यही रहेगा, ये चेंज नहीं करना है बस। बाकी इधर उधर ऊपर नीचे लिखना है थोड़ा बहुत, कि इस वर्ड की जगह वो वर्ड लिख लिया, पहले आई लिख दिया फिर द लिख दिया, फलाना ढिमकाना कर लिया, वो सब करना अलाउड है, बस कंटेक्स्ट चेंज नहीं होना चाहिए। तो वन ऑफ सच प्रोहिबिटेड प्रिस्क्राइब्ड सेक्टर इज रियल स्टेट एक्टिविटी। इट इज important to note that it is important to note that the term real estate, the term real estate activity means
means buying and selling of real estate or trading in transferable development right, TDR, but does not include development of township, but does not include development of township, construction of residential or commercial premise, roads or buildings for सेलिंग और लीजिंग। और अपन ने एक्सप्लेन कर दिया कि रियल एस्टेट का मतलब सिर्फ क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रियल एस्टेट या फिर टीडीआर में ट्रेडिंग। पर ये जो घर वर बनाना है, रोड वोड बनाना है, ये सब तो रियल एस्टेट होते ही नहीं है, बराबर। अकॉर्डिंगली देखो, वैसे तो केस स्टडी का आंसर कैसे लिखते हैं, प्रोविजन, फैक्ट और कंक्लूजन। पर वो कब कर रहा है, जब क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो, 5 का। यहां कितने का आ रहा है, 3 का। तो यहां पर प्रोविजन तो लिख रहा हूं, फैक्ट गायब कर दूंगा, सीधे क्या लिखूंगा, कंक्लूजन, क्योंकि आंसर वैसे ही बहुत बड़ा हो चुका है ऑलरेडी, जबकि अभी भी अपना खत्म नहीं हुआ। तो अब अपन सिर्फ क्या लिखेंगे, कंक्लूजन। यही आंसर 5 मार्क्स का होता, कंपनी लॉ में पूछते, जेआईजीएल में लिखते, तो गाना गाते कौन सा, कि 3 डायरेक्टर थे, वो सिंगापुर में गया, वहां पे उसको ऐसा ऐसा बोला, ये आके इसने ऐसा बोला, एक डायरेक्टर फिर ऐसा बोल रहा है, ये सब लिखते हैं अपन। पर अब लिखेंगे क्या अपन, नहीं, क्योंकि अपने पास ना तो समय है, ना ही इतना जरूरत भी नहीं उसकी यार, 3 मार्क्स का तो क्वेश्चन है। सीधे क्या लिखेंगे अब, कंक्लूजन। अकॉर्डिंगली कंटेंशन ऑफ जेड था ना, जेड ही था ना वो 3-5 करने वाला। हाँ, however z, accordingly contention of z is correct that Indian entity cannot make overseas direct investment in PROI हाँ ODI लो। अकॉर्डिंगली कंटेंशन ऑफ z is correct that, क्या लिखा है फिर ये, इंडियन, दैट इंडियन एंटिटी कैन नॉट मेक ओवरसीज डायरेक्ट, ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया यार। Indian entity cannot make overseas direct investment in PROI engaged in real estate activity. But it is important to note that investment proposed by Y in JSS Real Tech PTE Limited, but it is important to note that investment proposed by Y in JSS Real Tech PTE Limited, रियल टेक पीटीई उसकी कंपनी का नाम है, JSS रियल टेक पीटीई लिमिटेड, does not fall within the definition of
रियल स्टेट एक्टिविटी, हेंस इन्वेस्टमेंट इज अलाउड। इसीलिए अपन इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे, अलाउ कर देंगे। आई क्या बात समझ में तुमको? ठीक ठीक क्वेश्चन था ये, चैप्टर 11 का अच्छा क्वेश्चन था ये। विद इन द डेफिनेशन लो। यार इतनी समस्या है नहीं यार जितनी तुम बोल रहे हो, मेरे को जल रहे हो तुम सब। मैं पढ़ूंगा ही क्यों वापस से यार, मैं तो पास हो गया हूं। मैं तो ऐसे ही लिख देता हूं तुम्हारी खुशी के लिए। हाँ एक्टिविटी है, मैं तो ऐसे ही लिख देता हूं। न, नंबर मिले थे इसका क्या मतलब है यार, पास हूं मैं। पेपर में ठीक लिखता हूं मैं, पेपर में ठीक लिखता हूं, पेपर में ठीक है, यहां मेरा मन नहीं होता है। चलो बराबर क्या, बराबर है क्या? ठीक। अब अपन देखते हैं कि दिसंबर 24 में क्या कोई भूला भटका और कोई क्वेश्चन है, वैसे तो नहीं होगा। एक और है क्या? ओहो ये हो गया एक तो। और फिर चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2 ढूंढते हैं। 2 में ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये देखो, ये अपन ने कल किया, ARC, वही वाला क्वेश्चन है यार, करेंगे इसको भी करेंगे जब चैप्टर 8 खत्म होगा तब। ये हो गया, ये नहीं है, ये है शायद नहीं, ब्रांच ऑफिस का, ये भी, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, और ये भी नहीं। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, और ये भी नहीं। कहाँ है फिर? 4A में हो, 4A में होगा, ढूंढ लेते हैं यार। ये रहा। What are the technological aspect that should be considered? क्वेश्चन नंबर 4A का 2 है ये। नहीं जियोग्राफिकल क्यों लिखोगे, जब उसने पूछा टेक्निकल है तो जियोग्राफिकल क्यों लिखोगे? नहीं वही वाला है, हेडिंग है। कौन सा टाइम था ये? दिसंबर 24। क्वेश्चन नंबर 4A का 2, which are the technological aspect that should be considered before choosing a business location outside India? आपको अगर याद हो तो एक पूरा टॉपिक था, इश्यूज इन चूजिंग बिजनेस लोकेशन आउटसाइड इंडिया, जिसके अंदर टोटल 5 बातें थी, ज्योग्राफिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और लास्ट था टेक्नोलॉजिकल। तो मैंने बोला था या तो पूरा पूछ सकते हैं या फिर इसमें से कोई सा एक पूछ सकते हैं, और कोई सा एक पूछने के लिए सिर्फ 3 ही बचते हैं, या तो ज्योग्राफिकल पूछेंगे, या इकोनॉमिकल पूछेंगे, या फिर टेक्नोलॉजी, क्योंकि सोशल और पॉलिटिकल में इतना कंटेंट नहीं है 3 मार्क्स से इतना भी। तो उन्होंने क्या पूछा? टेक्नोलॉजी। लिख लेते हैं अपन लोग भी, व्हाट आर द टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट दैट शुड बी कंसीडर्ड। टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स that shall be considered before choosing business location outside India are as follows। ये देखो 2 लाइन भर दी अपन ने, कुछ भी नहीं किया। अब लिखेंगे पहला पॉइंट, safeguarding of intellectual property in business location। दूसरा, whether there exist, क्यों भाई आर्या तुम क्यों नहीं लिख रही हो आंसर्स यार? लिख रही हो, whether there exist
whether there exists communication infrastructure like power, telecom, etc. Research, technological regulation regarding कम्युनिकेशन के बाद क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिगार्डिंग डेटा प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी, चेक या जिसे कभी कभी असेस भी बोलते हैं, असेस, टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम, लाइक इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बोलो कोई भारी बात इसके अंदर? आसान, इजी क्वेश्चन यार। इसमें समस्या कब आएगी? जब वो लोग पूछेंगे पार्ट बी में से, सिंगापुर, अमेरिका, वहां पर थोड़ी सी रिस्क रहती है, यहां पर तो इतनी दिक्कत नहीं है। आगे आगे का तो बहुत आसान क्वेश्चन है। बोलो लिख लिया क्या ये वाला? देखो भाई, कभी कभी गरीबी में आटा गिला 6 मार्क्स के लिए पूछ लिया इस चैप्टर को। वैसे तो 0 से 3 ही इसका वेटेज है, पर कितना पूछ लिया? 6। हो सकता है किसी में 9 भी पूछ ले। अपन क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। अपन क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं कि कुछ भी छोड़ करके नहीं जाए, है कि नहीं? और कोई सा एक सब्जेक्ट तो रखो यार जिसको पूरा पढ़े अपन। अगर सब में ही छोड़ के जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? क्या चालू कर दूं? एसी चालू कर दूं? ये लो, चलो हो गया ये क्वेश्चन। अब तो कोई क्वेश्चन बचा नहीं है मेरे हिसाब से, फिर भी देख लेते हैं 2-3 क्वेश्चन में क्या है। ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ठीक है। ये हो गया दिसंबर 24। नाउ लेट्स मूव ऑन टू जून 24। जून 24 में क्वेश्चन ढूंढते हैं। एक तो होगा, 2 है, लो देखो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये रहा न्यूयॉर्क। लो भाई, इस बार जर्नी कहां तक की? न्यूयॉर्क तक की। क्वेश्चन नंबर 2D, जून 24। देखो भाई, क्वेश्चन पढ़ लो यार, बात मत करो। जून 2024, क्वेश्चन नंबर 2D। आंसर, आंसर तो बाद में लिखेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाँ पहले लिख लो सब लोग, ये 2D लिख लो, फिर अपन क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, चालू करते हैं। करें? देखो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या बोल रहे हैं। PQR लिमिटेड इज अ लिस्टेड एंटिटी इन द टेक्सटाइल सेक्टर। PQR लिमिटेड नाम की कंपनी जो टेक्सटाइल सेक्टर में काम करती है। आउट ऑफ द टोटल रेवेन्यू 40% ऑफ रेवेन्यू इज जनरेटेड फ्रॉम एक्सपोर्ट सेल्स टू न्यूयॉर्क सिटी। अगर ये 100 रुपए का सामान बेचते हैं तो जिसमें से 40 रुपए का सामान कहां बेचते हैं ये लोग? न्यूयॉर्क में। और बचा हुआ 60 रुपए कहां बेचते हैं? इंडिया में। ठीक है, बात क्यों पीछे बात नहीं। द कंपनी सेल इट्स आइटम इन न्यूयॉर्क थ्रू द लोकल डिस्ट्रीब्यूटर अंडर अ टाई अप।
बेचते कैसे हैं न्यूयॉर्क में सामान? न्यूयॉर्क में इन लोगों का वहां के एक लोकल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ क्या है, टाई अप इन्होंने कर रखा है। हाउएवर एज पर द एग्रीमेंट, वो जो एग्रीमेंट उन्होंने किसके साथ कर रखा है, न्यूयॉर्क के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। उस एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, द डिस्ट्रीब्यूटर हैव अ राइट टू यूज हिज ओन लोगो ऑन द आइटम परचेज फ्रॉम पीक्यूआर। ये पीक्यूआर से सामान खरीदता है वो डिस्ट्रीब्यूटर और अपना लोगो सामान के ऊपर लगा देता है। द कंपनी इज प्लानिंग टू इनकॉर्पोरेट अ सब्सिडरी कंपनी इन द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क फॉर बेटर ब्रांडिंग। कंपनी वाला ये क्या बात है यार, सामान अपना बेच रहे हैं इधर से अपन और लोगो सामने वाला उसके ऊपर अपना लगा रहे हैं। एक काम करो, अपन क्या करो, अपनी एक नई कंपनी बना लो, कहां पर, न्यूयॉर्क के अंदर, ताकि अपन अपने नाम पर ही सामान वहां पर बेच पाए, ब्रांडिंग अपनी बेटर हो पाए और डायरेक्ट कस्टमर को अपन सेल कर पाए, किसी बीच वाले की जरूरत अपने को न पड़े। द कंपनी इज ऑल्सो प्लानिंग टू सेटअप अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। साथ साथ में सब्सिडरी कंपनी तो खोलेंगे ही सही, साथ साथ में एक मैन्युफैक्चरिंग भी वहीं पर स्टार्ट करेंगे न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। फालतू बातें कर ली। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान है। एज पर द लॉ प्रिवेलिंग इन द यूएसए, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर वर्कर कंपनसेशन। फालतू बात, ऊपर की रामायण गई और आखिरी में क्या पूछ लिया, न्यूयॉर्क में वर्कर के कंपनसेशन का क्या रूल है वो लिखना है। कुछ भी नहीं, प्योर जनरल। मैं अभी न्यूयॉर्क को बदल से यहां पर क्या कर दूंगा तुम्हारे लिए, सिंगापुर, तो भी कुछ नहीं बदलेगा। यूके भी कर दूंगा तो भी कुछ नहीं, क्योंकि लगभग लगभग अपन इसका आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा। अपन इसका आंसर जनरल लिखेंगे, कोई स्पेसिफिक लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो वहां पर न्यूयॉर्क को बदल के वो कोई सा भी कंट्री कर दे, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। लिखते हैं इसका आंसर। वही घिसी पिटी बात कि इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है, जब तक मैंडेटरी है तब तक गवर्नमेंट आपको अलाउ ना कर दे, कभी गवर्नमेंट बोल दे तो मत लेना इंश्योरेंस। या तो गवर्नमेंट से परचेस कर लो या किसी थर्ड पार्टी से कर लो। इंश्योरेंस फेटिलिटी को भी कवर करता है और इंजरी को भी कवर करता है भाई। और इंश्योरेंस बाहर बोर्ड पे चिपका देना, हालांकि ऐसा कहां लिखा था, इंग्लैंड वाले में, पर यहां भी लिख दोगे तो क्या गलत है उसमें, सेम है, लिखो। लिखते हैं, बढ़िया आंसर लिखेंगे इसका अपन। रिक्वायरमेंट फॉर वर्कर्स कंपनसेशन requirement for workers compensation and disability insurance in New York। तो ऐसे जो न्यूयॉर्क लिखा है, ये न्यूयॉर्क बदलते जाना, कंट्री का नाम बदल जाए तो। एवरी न्यूयॉर्क एम्प्लॉयर must obtain must obtain and maintain must obtain and maintain worker compensation must obtain and maintain worker compensation and disability insurance for its employee by purchasing an इंश्योरेंस पॉलिसी। फालतू बात है ना, क्या करा है इसके अंदर अपन ने, कुछ भी नहीं। बाय परचेसिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी। वापस से न्यूयॉर्क को क्या कर दिया मैंने, हाईलाइट। क्या लिख देना है पर, सिंगापुर लिख देना, सिंगापुर का है तो। while purchasing insurance, employer must quote
एम्प्लॉयर मस्ट कॉट, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। वैसे तो मुझे वहां पर क्या लिखना चाहिए, FEIN, फेडरल एम्प्लॉयर लिखना चाहिए, पर मैं जानबूझ करके फेडरल नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि फेडरल वर्ड सिर्फ कहां यूज होता है, न्यूयॉर्क में, पर अपन तो आंसर जनरल लिख रहे हैं ना। तो एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर तो हर जगह ही बोलते होंगे, बराबर। इंश्योरेंस कैन बी परचेज्ड, insurance can be purchased from a government agency or through an और थ्रू एन ऑथोराइज्ड प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी। या तो गवर्नमेंट एजेंसी से खरीद लो या फिर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से खरीद लो। एम्प्लॉयर मस्ट डिस्प्ले नोटिस दैट sufficient compliance that sufficient compliance in this regard has been taken। पूरा जनरल, सब कंट्री में काम आएगा ये, कोई सी भी क्यों ना हो। लो, कंप्लाइंस इन दिस रिगार्ड, दिस नहीं पढ़ पा रहे तुम लोग। टॉस क्या करेगा यहां पर, ऐसे तो तुम कुछ भी पढ़ लो टी से चालू होने वाला, बट टॉस का क्या काम है। बोलो, हो गया क्या, लिख लिया, कोई भूला भटका लिख रहा है अभी तक, हो गया, डन। ढूंढते हैं क्या कोई और क्वेश्चन है क्या, हो सकता है हो। जून 24, ये वाला तो लिख लिया अपन ने। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। ये वापस सिंगापुर लो, सिंगापुर ही जा रहे हैं ये लोग बहुत। पर अपन इसको लिखेंगे थोड़ी वापस। ये देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहे हैं। ABC Limited is considering expanding its operation into Singapore due to the country's favorable business environment। ABC Limited सोच रही है कि वो अपने बिजनेस ऑपरेशन को कहां ले जाएगी, सिंगापुर में। क्यों, क्योंकि सिंगापुर में बिजनेस करने की बहुत फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट है। द कंपनी एम टू स्टैब्लिश अ सब्सिडरी इन सिंगापुर। तो कंपनी क्या सोच रही है कि हम अपनी एक सब्सिडरी कहां खोलेंगे, सिंगापुर के अंदर, ताकि वहां के जो मार्केट ग्रो हो रहे हैं उस ग्रोइंग मार्केट का हम बेनिफिट ले पाए। एबीसी सीक योर एडवाइस ऑन द प्रोसेस एंड रिक्वायरमेंट फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी। जो अभी कब आया था, दिसंबर 25 के एग्जाम में आया था, सेम वही का वही क्वेश्चन कहां भी आया, पहले भी आ चुका है। इसीलिए तो मैंने बोला था कि सिंगापुर ये एक बार पूछ चुके हैं और अभी दिसंबर में दूसरी बार भी वही पूछा। ठीक है, मैं से वहां पर रेफरेंस दे देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4A का 1 और कौन सा एग्जाम है, जून 24। अब देखते हैं रेफरेंस देने की कितनी जगह बची है वहां पर, बहुत जगह। 2 मिनट लगेंगे मुझे इसको एडजस्ट करने में। तुमको करना ही नहीं है ना, तुमको तो सिर्फ इसके आगे और में लिखना है ना, तुमको तो यहां पर सिर्फ और करके लिखना है।
क्योंकि क्वेश्चन तो तुम यू भी नहीं लिख रहे हो ना, मैं तो क्वेश्चन पेस्ट कर रहा हूं। अरे कौन सा था ये? जून 24। जून 2024 का क्वेश्चन नंबर 4A का, क्वेश्चन नंबर 4A का 1। ठीक है, ये अपना हो गया। अब तो जून 24 में क्या ही होगा, कुछ नहीं, ये हो गया। ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं है, ठीक। अब बचा कौन सा अटेम्प्ट, लास्ट, December 23। इसमें भी एक क्वेश्चन तो है ही सही, एक की तो मुझे ध्यान है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4A का 3, December 23। December 2023, क्वेश्चन नंबर 4A का 3। आंसर, क्वेश्चन पढ़ लो पहले एक बार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिस्कस इन ब्रीफ द एलिजिबिलिटी फॉर रेफरिंग एनी एंटिटी एज एन इंडियन एंटिटी। किसी भी एंटिटी को इंडियन एंटिटी कब कहा जाएगा? इंडियन एंटिटी कितनी होती है, कितनी होती है? सबसे पहला, कंपनी जो कंपनी एक्ट में बनी हो, एलएलपी जो एलएलपी एक्ट में बनी हो, पार्टनरशिप जो पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड हो, या फिर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो किसी भी लॉ में किसी भी समय पर बना हुआ हो, रिकॉग्नाइज किया गया हो। इन चार चीजों को क्या बोलते हैं? इंडियन एंटिटी। लिखो। ये देखो क्वेश्चन में से ही ले लिया, एज पर द न्यू रिजाइम ऑफ फेमा। तो एज पर द न्यू रिजाइम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, इंडियन एंटिटी कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग। इंडियन एंटिटी इनको बोल सकते हैं, एंटिटी, क्या नहीं पढ़ पा रहे? न्यू के बाद रिजाइम, REGIME, रिजाइम का मतलब होता है पॉलिसी। रिजाइम का मतलब होता है पॉलिसी। क्यों भाई, नम्रता सही बोल रहा हूं या नहीं? तुम्हें रिजाइम का मतलब सबसे ज्यादा पता है, 2 रिजाइम में टेक्स्ट निकल कर आई हो तुम। एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड, एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड एज कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013, और खाली समय लगे तो ऐसा भी लिख दो, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ।
एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड एज एलएलपी, अंडर एलएलपी एक्ट 2008, पर यहां तेजी नहीं दिखानी है और एनी अदर प्रीवियस एलएलपी लॉ नहीं लिखना है, क्योंकि एलएलपी का कॉन्सेप्ट ही कब आया था पहली बार 2008 में, और उसके बाद कभी इसे बदला नहीं है। तीसरा, एंटिटी, क्या लिखूं नेक्स्ट? इनकॉर्पोरेटेड नहीं, रजिस्टर्ड। एंटिटी रजिस्टर्ड एज पार्टनरशिप फर्म, एंटिटी रजिस्टर्ड एज पार्टनरशिप फर्म अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यस, या फिर एनी बॉडी कॉर्पोरेट, एनी बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। आपने देखी होगी ये लाइन बहुत सी बार लिखी रहती है, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, मतलब पता है इसका क्या होता है? नहीं, हो सकता है आज की तारीख में वो एक्ट बंद हो गया हो, जैसे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 है, वैसे तो वो चल रहा है अभी, पर मान लो कि उसे गवर्नमेंट ने 2009 में बंद कर दिया, तो 2002 से 2009 के बीच में तो चल रहा था ना, तो उस समय जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई थी वो बॉडी कॉर्पोरेट थी, तो उसे आज क्या मानेंगे? इंडियन एंटिटी माना जाएगा, क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स तो था। हाँ, 100% सब में और होगा, लिख देता हूं, चल भाई ये रहा। और का मतलब क्या? इनमें से किसी को भी इंडियन एंटिटी माना जा सकता है फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। हाँ, लिखा नहीं है इंडियन लॉ, पर इंडियन लॉ ही माना, ये कंटेक्स्ट इंडियन लॉ का ही है। बोलो, कोई समस्या है क्या इस चैप्टर के अंदर, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर? बराबर। ये दिसंबर 23 का पेपर भी अपना यहाँ पर खत्म होता है, इसके बाद कोई और क्वेश्चन नहीं। तो यूजुअल वेटेज इसका मैं यही मानता हूं कि 0 से 3 है, कभी कभी वो 6 तक चला जाता है, बाकी हालांकि उसका कितना ही है 0 से 3, किसी अटेंड में आता है किसी में नहीं आता है, किसी में आ जाता है तो 3 या 6 का भी पूछ लेते हैं उसको, है ठीक है। 9 का कहाँ आया? आएगा, आ सकता है, हाँ आ सकता है, पर 9 का पूछना थोड़ी सी बेवकूफी है, इतना ज्यादा कंटेंट है नहीं कि 9 मार्क्स के लिए पूछे उसको, फिर भी बेवकूफी में कोई जवाब नहीं उन लोगों का, तो पूछ भी सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं आप लोगों को अब दिखाना चाहता हूं क्वेश्चन बैंक, जिसको आप लोग घर पर पटक चुके हैं, कभी उसको देख लिया करो। ये जो जून 2000, ये तो किताब आई, ये जो क्वेश्चन बैंक आपको दे करके रखी है, ये क्वेश्चन बैंक पर कभी आप अगर नजरें दौड़ाएं, जो घर पर रखी हुई है आपके पास में, ऐसा लग रहा है आपको कि बस ऐसे ही है, उसमें ये सारी चीजें विथ आंसर्स दी हुई है। जैसे कि अभी जो क्वेश्चन मैंने करवाया दिसंबर 2023 का, इंडियन एंटिटी का मतलब क्या, ये देखो जितना आंसर अपन ने लिखा है उतना ही आंसर उन्होंने भी लिख रखा है। एक ये सजेस्टेड, अच्छा सजेस्टेड से ही दिखा देता हूं तो ज्यादा शांति मिलेगी तुमको। ये देखो, ये दिसंबर 2023 का पेपर, ये इसके क्वेश्चन नंबर 4, कहां गया वो क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4A का 3, और ये देखो ये आंसर, ये इधर गया मैं, और कहां गया, नीचे आएगा 4A का 2 और ये 4A का 3। ये देखो मैंने बिल्कुल छेड़ाछाड़ी इसके अंदर नहीं करी, सेम एज इट इज आंसर आपकी बुक में, और यही अपन ने भी लिखा। फिर से मैंने बोला तो सही कि आंसर राइटिंग इज एन आर्ट, आप कभी भी एग्जैक्ट सेम टू सेम नहीं लिख सकते। अब तुम मुझे ये नहीं बोल सकते कि सर आपने तो कॉमा नहीं लगाया, अरे नहीं लगाऊंगा जाओ, क्या बराबर बात। तो आंसर में मेन बात इन चीजों पे ध्यान रखनी है अपने को, बाकी ये छोटी मोटी चीजों पे अपने को ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो ये मैं बता रहा था आपको, दिसंबर 2023 का क्वेश्चन अपन ने किया, इंडियन एंटिटी। दूसरा ये PQR न्यूयॉर्क वाला, एम्प्लॉय का इंश्योरेंस लेने वाला, जून 24 का क्वेश्चन, ये अपन लोगों ने कर लिया। जून 24 में एक और क्वेश्चन था, कौन सा, डबल आ गया क्या, ABC वाला, ये हाँ सिंगापुर वाला, ये भी तो अपन कर चुके हैं। सिंगापुर में अपन ने बिस फाइल प्लस ACRA के पास में किया था। फिर इसके बाद में दिसंबर 24 का ये टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट अपन ऑलरेडी अभी लिख चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 ये पुराना वाला है, पुराना मतलब कौन सा, ओल्ड स्कीम का। अब क्योंकि अपन नए स्कीम के क्वेश्चन कर रहे थे तो ये आया नहीं था, इसको अब पढ़ लो। सोमित कपूर इज एन इंडियन बिजनेसमैन डीलिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटीक डिजाइनर ज्वेल। सोमित कपूर नाम का एक इंडियन बिजनेसमैन है जो क्या करता है, जो एंटीक डिजाइन ज्वेलरी होती है उनको मैन्युफैक्चर करने का काम करता है। ही हैज रिटेल शॉप अक्रॉस ऑल द मेजर सिटीज इन इंडिया, पूरे इंडिया में इनकी बहुत सारी दुकानें हैं। ही वांट्स टू डाइवर्सिफाई हिज बिजनेस ज्योग्राफिकली एंड प्लान टू ओपन रिटेल आउटलेट आउटसाइड इंडिया, और इंडिया के बाहर दुकान खोलना चाहते हैं। खोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट आर द एस्पेक्ट दैट ही शुड लुक इन व्हाइल चूजिंग द बिजनेस लोकेशन, कौन कौन सी लोकेशन, पांचों। कौन सी लोकेशन, पांचों, क्योंकि इन्होंने दिया ही नहीं कौन सा पूछ रहे अपने से। बिजनेस ज्योग्राफिकली, व्हाट एस्पेक्ट इनटू चूजिंग द बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, लोकेशन आउटसाइड इंडिया। नहीं, वहां पर सिर्फ ज्योग्राफिकल लिखा है। जब क्वेश्चन चालू हुआ तो यहां पर ज्योग्राफी नहीं पूछा उन्होंने, यहां पर ज्योग्राफी नहीं बोला। अगर 3 मार्क्स में आता है नई स्कीम में तो ज्योग्राफी लिख भी दोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। पर अगर ये अभी पिछला अटेम्प्ट चल रहा होता, पिछली स्कीम चल रही थी, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता, तो वो सिर्फ ज्योग्राफी लिखने पे आपको 2 या 3 मार्क्स ही देते। 5 मार्क्स में 3 उत्ते से को जस्टिफाई कैसे करोगे? ज्योग्राफिकल लोकेशन इतना सा जो है उसको 5 मार्क्स में जस्टिफाई ही कैसे करोगे? वहां पर पूरे कितने लिखने पड़ते हैं? 5, और उन्होंने भी वही लिखा है। और अगर आप सही से यहां से पढ़ना चालू करोगे तो उन्होंने यहां नहीं पूछा ज्योग्राफी, ऊपर के सिर्फ गाना गाया था ज्योग्राफी का, यहां पर नहीं लिखा था। ठीक है, इसलिए यहां पर पूरा लिखना कायदे से बनता भी है। ओल्ड स्कीम में पूछा है, नई में तो आज तक पूछा नहीं। आसान क्वेश्चन था, पांचों को लिखना था आपको, बस ये क्वेश्चन था जो रिलेवेंट था ओल्ड स्कीम से। ठीक है, तो चैप्टर नंबर कौन सा कंप्लीट हुआ अपना? 11 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, पढ़ लिया पूरा। लिखने का काम आपका है, लिख लिया होगा आप लोगों ने, ऐसा मैं मान रहा हूं। और उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे क्वेश्चन की जो बात थी वो मैंने आपको करवा दी। अब मेरे पार्ट पे सिर्फ क्या बचा है? इसका टेस्ट, वीकली टेस्ट। कब लेंगे बताऊंगा। हालांकि कल मैं सोच तो रहा हूं कि आप लोगों का टेस्ट ले लूं, पर अब कैसे लूं? कैसे? अरे यार, पढ़ोगे कैसे तुम लोग? वही इसी वजह से ले नहीं पा रहा हूं मैं टेस्ट, पर बहुत जल्दी